इसको अब बंद करना पड़ेगा, बहुत बदमाश हो गई। कोई भी कोई भी एक एफआईआर है। हाँ हाँ, बस बस, कोई भी एक हो, कोई मसला ही नहीं। होगा, पगली बिना एड्रेस को दी क्या एफआईआर? है? क्या हुआ? है ना? हाँ, चलिए। उसको हमारे पे भेजो जरा। उसको हमारे भेजो। भेजा? उस पे भेजी? तुम्हारे पास नहीं है क्या? आप लोगों के पास कोई एफआईआर हो तो एफआईआर निकाल लो जरा, एफआईआर। तभी आप लोगों को आज ये क्लियर होगा, नहीं तो ऐसे फंसे रहोगे। आ गया। हम्म। हम्म। देखो, आपके पीडीएफ पे एक एफआईआर भेजे हैं। उस एफआईआर का जरा अवलोकन करिए। देख रहे हो ना, ऊपर सबसे पहले क्या लिखा है? जिला लिखा है ना? अब उस जिले में देखिए थाना कौन सा लिखा है? विभूति खंड लिखा है ना? लिखा है। फिर ईयर क्या लिखा है? 2025 लिखा है। फिर उसके बाद दिनांक कौन सी है? 14/3/2025। समय 23:19। फिर अपराध की संख्या 115, 352 सब लिखा है ना? अब इसका घटना कैसे प्रकार है, लिखित में है एफआईआर। ठीक। अब किसके नाम से है? सौरव कुमार वर्मा के नाम से है। इनका एड्रेस भी लिखा हुआ है। मसला क्या था इनका? मसला क्या था लिखा हुआ है? मारपीट, यही सब लिखा है ना?
मारपीट ये सब लिखा है ना, पढ़िए नीचे। चलिए, कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है। हाँ हाँ। अब देखिए, ये जो जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की जो अधिकारिता है, जूरिसडिक्शन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल या ट्रायल्स एंड इंक्वायरीज, है ना। इंक्वायरीज एंड ट्रायल में जैसे बताया गया था कि एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ऑफिसर क्या करता है, एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए वो चला जाएगा। ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन की जो का जो स्थान होगा, ये कौन सा थाना करेगा, विभूति खंड करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें उस थाने का जुरिस्डिक्शन दिया गया है ना। तो ये विभूति खंड थाने का एसएचओ इन्वेस्टिगेशन करेगा, करेगा या कराएगा। 175 सब क्लास 1 में क्या लिखा हुआ है, अन्वेषण करने के लिए कौन सा पुलिस स्टेशन सक्षम होगा। तो यहाँ पे सक्षमता किस कोर्ट की है, अब बनी सी बात है, विभूति खंड में है तो विभूति खंड को होगी। एक क्लियर, पहली बात। अब यही इन्वेस्टिगेशन की जब रिपोर्ट 193 में क्या होगी, चार्जशीट में बन के जाएगी, जाएगी ना बन के। तो इसकी इंक्वायरी और इसका ट्रायल कहाँ पे होगा, यही बात तो हम लोगों को पढ़ना है। तो इसका, क्योंकि आपने सुना होगा इन्वेस्टिगेशन कभी भी मजिस्ट्रेट नहीं करता, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस ऑफिसर करता है। ठीक। तो यहां तक काम पुलिस ऑफिसर का होता है। इसके बाद जैसे ही ये 93 में रिपोर्ट अपनी भेज देता, चाहे क्लोजर रिपोर्ट भेजे, चाहे चार्जशीट भेजे, चाहे एफआर भेजे, कुछ भी भेजे, वो कोर्ट के दायरे में आ जाती है। वो किसके दायरे में आती है, कोर्ट के दायरे में आती है। अब यहाँ पे आपको पहचानने में दिक्कत हो रही है कि सर इसमें कोर्ट कौन सा होगा, है ना। कोर्ट अभी नहीं क्लियर ना हमारा। तो अब क्योंकि इंक्वायरी कौन करेगा और ट्रायल कौन करेगा, इंक्वायरी और ट्रायल कौन करता है, मजिस्ट्रेट करता है, कोर्ट करती है। ठीक है। तो अब उसके लिए इंक्वायरी और ट्रायल के लिए हमको न्यायालय ढूंढना है ना, कि हमने भेज दिया, हो गया। तो वो विभूति खंड, अब ये सेशन जिला न्याय जो सेशन कोर्ट है, ये कौन सा, लखनऊ। जिला कौन सा है, लखनऊ। सेशन कोर्ट कौन सा है, लखनऊ। अब इस लखनऊ में दो तरह के कोर्ट होंगे, एक होगा सेशन जज का और एक होगा मजिस्ट्रियल कोर्ट। दोगे ना, मैजिस्ट्रियल कोर्ट होगा, सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रियल कोर्ट। हो गया। अब सेशन कोर्ट में तो पूरा लखनऊ है, तो उसका तो हमें खोजने की जरूरत ही नहीं है। अगर मामला 302 का होता, 101 का होता लेटेस्ट बीएनएस में, तब तो कोई समस्या नहीं थी, सेशन कोर्ट को जाएगा मामला। लेकिन मामला छोटा है, गंभीर नहीं है, तो अब ये मजिस्ट्रियल कोर्ट में जाएगा। तो अब मजिस्ट्रियल कोर्ट में क्या एक ही मजिस्ट्रियल कोर्ट होता है क्या। अब मान लो इस लखनऊ में 35 थाने हैं, तो बड़ा है ना, 35 थाना है मान लो लखनऊ जिले में। तो अब मजिस्ट्रेट के कोर्ट जो होंगे, वो अगर 5-5 थानों का भी बनाया होगा उन्होंने,
तो ये जरूरी नहीं कि 5-5 थाने का ही एक न्यायालय का सर्किल दिया गया हो। किसी का 3 भी हो सकता है, किसी का 2 भी हो सकता है, किसी का 4 भी हो सकता है, किसी का 6 भी हो सकता है। तो वहां पे कोई ऐसा पैरामीटर्स नहीं है। तो अब मान लो ये विभूति खंड ए सीजेएम, क्योंकि अब सीजेएम के में तो पूरा लखनऊ है, सीजीएम मजिस्ट्रेरियल का तो पूरा लखनऊ है, लेकिन ए सीजेएम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब मान लो 6, 7, एसीजीएम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, ठीक है। अब एसीजीएम 7 है, या उसमें जो होता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी उसको बोलते हैं कभी कभी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 है वहां। तो अब 5-5 थाने, एक एक एसीजीएम को हमने दे दिया, ठीक। तो अब विभूति खंड जो है वो एसीजीएम थर्ड के आ जाता है। विभूति खंड जो है वो थाना एसीजीएम थर्ड के यहाँ जाता है, ठीक। बात समझ में आ गई, जुरिस्डिक्शन मिल गया। अब एसीजीएम थर्ड के यहाँ चार्जशीट कैसे जाएगी, एसीजीएम थर्ड के यहाँ चार्जशीट कैसे जाएगी? चार्जशीट भेजने का बताया गया था ना, रिपोर्ट कैसे जाएगी, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कैसे जाएगी बताया गया था ना, भूल गई? तरीका बताया गया था। बताया था ना, पहले एसएचओ को जाएगी, अगर मान लो एसएचओ ने किसी से करवाया तो एसएचओ को जाएगी, एसएचओ फिर किसको भेजेगा, फिर उसके बाद एसएसपी को जाए, एसएसपी, एसपी या एसएसपी जो भी जैसा भी, एसपी किसको भेजेगा, एसीजीएम थर्ड को भेज देगा। डायरेक्ट भी भेज सकते हो, कोई इशू नहीं, अगर है तो परमिशन डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, एक क्रम है इनका, डायरेक्ट भी भेज सकता है। लेकिन मामले जब होते हैं ना गंभीर, अति गंभीर श्रेणी में, तो फिर वो हाँ, तो वो थोड़ा से एसपी तक इन्फॉर्म होके जाता है। एसीजीएम थर्ड के यहाँ मामला पहुंच गया। अब एसीजीएम थर्ड क्या करेंगे, जो चीजें उनके सामने भेजी गई है इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट वगैरह, उसका क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, है ना, कि मामला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हटाने लायक है नहीं हटाने लायक है, समथिंग टाइप में जो भी अपना विचार करें, तो जांच करेंगे। फिर उसके बाद ट्रायल का भी मामला हो सकता है। अब पता चला कि ट्रायल के लिए मामला गंभीर है, तो सीजीएम के पास गया, सीजीएम ने बंटवारा कर दिया कि 2 साल का है तो आप देख लो, 3 साल का है तो आप देख लो, आप ट्रायल कर लो, आप आपके ही लेवल का है। लेकिन अगर उससे ऊपर के लेवल का है, मामला गंभीर है, तो संज्ञेय अपराध है, तो जो कॉग्निजेंस तो कोई भी मजिस्ट्रेट ले सकता है, जिसको बैठाया जाएगा वो ले लेगा। लेने के बाद वो सीजीएम को भेज देगा, साहब ये। अब सीजीएम साहब क्या करते हैं, निकालिए जरा, 7 साल वाले तक मेरे पास रखिए, बाकी इसके ऊपर वाले सब सेशन कोर्ट को भेज दीजिए। उस सेशन कोर्ट को जाता है। फिर सेशन कोर्ट क्या करता है कि जो जिस चीज का होगा, मान लो पॉक्सो का है, SC ST का है, इसका है, उसका है ना, वो सब फिर अपना एडीजे को, जितने एडीजे होंगे उनको भेज देगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मामला 7 साल के ऊपर का है सब, तो वो सब एडीजे को चला जाएगा। फिर उसके बाद सेशन जज जो रखना चाहता है वो अपने पास रख ले। फिर यहाँ वाले क्या होता है, जो 7 साल से नीचे वाले हैं, तो कहते हैं कि इसमें कितनी सजा, बोले साहब मैक्सिमम 3 साल है, तो कहते हैं इसको एसीजीएम थर्ड क्या दे दो, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, उसको दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, सब बांट देते हैं। फिर जो बचता है कहते गंभीर जो है 7 साल तक वाले, जो 5 साल तक, वो मेरे पास लो। उस इस तरह से जो होता है, क्षेत्र बढ़ जाता है ना, पता चल जाता है। तो मामूली स्थान, जो शब्द यूज किया, क्या यूज किया बैरक्ट में, जांच और विचारण का मामूली स्थान। अब जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध हुआ है,
किसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध हुआ है? विभूति खंड की स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध। तो जांच इसका न्यायालय कौन सा है? एसीजेएम थर्ड है। ठीक, इस सात में से कोई भी हो सकता है, किसी को भी दिया जा सकता है। तो ये कभी रोटेशन भी होता रहता है इनका। तो ये मतलब कि एसीजेएम थर्ड सर ने बताया तो एसीजेएम थर्ड ही होता। अलॉट यहाँ पे ये मैंने बताया ना कि मजिस्ट्रियल कोर्ट का हीरो कौन होता है? सीजीएम होता है। और सेशन कोर्ट का हीरो डिस्ट्रिक्ट जज होता है। फिर ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट जज सबका होता है, लेकिन ये एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बंटवारा है इस तरह से, तो इन अलॉटमेंट इसको सीजीएम करता है कि ये मामला किसके यहाँ जाएगा, वहां पे वो अलॉट करता है। आया समझ में कुछ कि नहीं आया? तो अब आपको मामूली स्थान मिला। कल भटक रहे थे जो इधर उधर भटक रही थी ना कल, आज मिल गया। अब देखो, तो जैसे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का अधिकार मिल गया, यहाँ पे हमको किसका मिल गया? इंक्वायरी और ट्रायल। इंक्वायरीज एंड प्रेस मिल गया। अब इसमें एक बात होती है, बात वो ये होती है कि अगर मान लो जैसे एसीजीएम थर्ड कर रहा है, विभूति खंड कहाँ पे है? लखनऊ में, है ना। कल के लखनऊ का परिसीमन हो, लिमिटेशन हो, लखनऊ जिले को काट कर एक दूसरा जिला बना दिया गया, या इसके कुछ पार्ट को उन्नाव में जोड़ दिया गया। अब उस उन्नाव वाले क्षेत्र में विभूति खंड चला गया। ध्यान देना, विभूति खंड कहाँ चला गया? उन्नाव वाले जिले में चला गया। अब मामूली इंक्वायरी और जांच का स्थान आपका कहाँ है अभी? अब कहाँ होगा? अगर अब होंगे तो ना होगा, लेकिन इसका क्या होगा? इसके साथ सौतेला व्यवहार होगा क्या कि बेटा तुम उनके हो, बेटा तुम उनके हो, बेटा तुम उनके हो, बेटा ऐसा नहीं। तो ये जहां पे स्टैब्लिश्ड है, ठीक, जिला बन जाए, थाना चला जाए, कुछ भी हो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यदि कोई न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान ग्रहण करता है और बाद में उस न्यायालय के प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किया जाता है, अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो प्रश्न ये उठता है या उठ सकता है कि क्या उस न्यायालय में को ऐसे परिवर्तन के बाद भी उस अपराध के विचारण की अधिकारिता रह जाती है? परिवर्तन होगा। तो इसमें यह कहा गया कि न्यायालय के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में पश्चातवर्ती परिवर्तन के बाद भी ऐसे अपराधों के विचारण की अधिकारिता अप्रभावित रहेगी। ठीक है, बात समझ गया ना? जो जिसकी चीज है वो उसी की रहेगी, अब इस तारीख से उधर जाएगी। हाँ, मान लो 1 जून से नया जिला बन गया, उन्नाव में ये विभूति खंड चला गया, तो 1 तारीख के पहले के जितने भी मामले जो इंस्टीट्यूटेड हो चुके हैं वो सब उसी न्यायालय में रह जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे शुरू हुआ है, 1 जून के बाद इसकी रिपोर्ट जा रही है, तो फिर इसकी रिपोर्ट कहाँ पे जाएगी? उन्नाव वाले। आया समझ में नहीं आया अबरार? सब आज सो गए क्या? आज तो थर्सडे भी नहीं है ना, आज टेस्ट भी कोई नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सब ऐसे ही है, गर्मी के मारे हुए बेचारे, है ना। तो बात की है? अभी वही जो कल पढ़ाए थे 197, तो उसी का आज प्रैक्टिकल रूप आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल रूप देख लो, नहीं तो कहेंगे सर ने बताया तो था लेकिन प्रैक्टिकली नहीं समझाया था। तो आज हम इसको प्रैक्टिकली आपको बताएं।
वो 96 वो FIR वाले उसके चैप्टर में चला गया, उसको बाद में बता देंगे, ठीक है। ये यहाँ से इसको देखो, जूरिसडिक्शन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो जूरिसडिक्शन फिक्स हो रहा है कहाँ। तो ये बात आ गया, सबको समझ में कि नहीं आया। अब इसके बाद आता है कि जांच या विचारण का स्थान, जहां पर ये अनिश्चित है कि उसमें लिखा हुआ है कि जहां पे आधा काम इधर हुआ है, आधा काम उधर हुआ है। तो यहाँ पे ये कहता है कि जैसे मान लो अ, विभूति खंड के बगल वाले थाने में मान लो आलमबाग है, ठीक है। आलमबाग में किसी व्यक्ति को गोली मारी गई, और वो कार पे था या बाइक पे था, और वो क्या कि थोड़ी दूर पे ही उसका थाने की सीमा परिवर्तित हो गई, या जहां हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया वो उस थाने से बाहर चला गया। तो मारी गई गोली आलमबाग थाना क्षेत्र में, मौत उसकी हो रही विभूति खंड में, ठीक। एक तो ये होता है, एक जिला का जिला परिवर्तित हो जाता है, एक राज्य का राज्य परिवर्तित हो जाता है, होता है कि नहीं होता। तो जहर खिलाया गया इलाहाबाद में, कि मौत हो रही है इंदौर में, उस ट्रेन में जहाँ पे उसको बैठाया गया। तो एक जिला का जिला परिवर्तित हो जा रहा है, राज्य का राज्य परिवर्तित हो जा रहा है, और थाने का थाना परिवर्तित हो जा रहा है। तो ऐसे हालात में ये निश्चित नहीं है कि कौन सा मजिस्ट्रेट अथवा न्यायालय उस अपराध की जांच या विचारण की स्थानीय अधिकारिता से युक्त है ना। तो समस्या है ना कि कौन सा थाना होगा, इंदौर वाला होगा कि प्रयागराज वाला होगा, कहाँ वाला होगा। तो इसमें यदि अभियोजन पक्ष इन धाराओं में समाविष्ट किसी सिद्धांत का लाभ लेना चाहता है, उसमें बातें लिखी है ना 198 में, जो बातें लिखी ना कि किसी स्थान की स्थानीय सीमा में चालू रहने वाला अपराध है ना, और विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर हुआ है, ठीक है। तो अभियोजन पक्ष, अभियोजन के पास रिपोर्ट इंदौर से भी आएगी, रिपोर्ट प्रयागराज से जिसका व्यक्ति आहत हुआ है वो भी होगा। तो वहां पे रेलवे ने FIR करवा दी, चूंकि उसके रेल में मृत व्यक्ति पाया गया है, तो GRP ने FIR करवा दी है कि फला व्यक्ति फला इसमें फला बोगी फला जगह फला ऐसे फला टाइम पे मारे, जो FIR में भी पढ़ाया था आपको, मिला ना, वहां पे लिख दिया। फिर यहाँ पे वो व्यक्ति कब बैठा था, यहाँ वालों ने लिखा है साहब इतनी तारीख को वो बंदा यहाँ से बैठा था, यहाँ से निकल गया, यहाँ से दिया गया, ठीक है, यहाँ से तो वो ठीक ठाक गया था। फिर इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो बोला इसकी जहर से मौत हुई है, और जहर का प्रभाव इसके ऊपर 8 घंटे बाद हुआ या 6 घंटे बाद हुआ, तो कहाँ से कहाँ तक का सफर हुआ। तो अब ये होगा कि वहां की 0 FIR को लाके यहाँ पे मर्ज कर दिया जाएगा, GRP वाली मर्ज करके देखा जाएगा दोनों का, तो टाइम और समय ही तो चेंज होगा, और कुछ चेंज होगा भाई, मौत तो चेंज नहीं होगी ना, तो मर गया, 3 तारीख को यहाँ से निकला था, 5 तारीख को वहां पे मृत मिला, बस इतना ही तो अंतर होगा, बाकी तो मौत तो वही होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आएगी वो उसके साथ लगेगी, तो FIR जो निकलने वाली है उसको मान लिया जाएगा, जो यहाँ पे लिखा दी गई है, ठीक है। वहां से सूचना मिली, यहाँ पे उन्होंने लिखा दिया था, या अगर वहां पे FIR है, उसके मरने के बाद सूचना मिली। ऐसे होता ना कि कभी घर से कोई जाता है और 3 दिन के लिए कह के जाता है और 7 दिन तक नहीं आता है, तो घर वाले क्या करते हैं, FIR करवाते हैं तुरंत। तो अगर उस कंडीशन में हो गई है तो फिर यहाँ वाली पुलिस जांच करेगी, फिर अगर मान लो कहीं डेड बॉडी मिल गई है तो वो पुलिस भी अपने हिसाब से वहां पे जो लिखा पढ़ी करेगी, लिखा पढ़ी करने के बाद जब पता चलेगा कि यहाँ से पुलिस जाएगी वहां पे कि वही व्यक्ति है कि तमाम तरह की चीजें होती हैं, कम्युनिकेट करेगी, फिर वो लाश को लेके आएगी या वहां पास पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी तमाम तरह, जैसे भी कोरोना में आपने देखा होगा ना, लोग PM हाउस में ढूंढ रहे थे कि हमारा कोई मृत व्यक्ति है, गए थे कुंभ में लेकिन मोबाइल नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ हो गया है ना। तो लोग भगे वहां से, चलो क्या, तो कुंभ मेला में जो भी रहा होगा FIR, भाई साहब हमारा भी बंदा जो था वो गायब हो गया है, ठीक है। तो
बात हो तो उसमें फिर ये होता है कि जब एफआईआर में दर्ज है, वहां पे भी दर्ज है, यहाँ पे भी दर्ज है, जुरिस्डिक्शन तो दोनों है आपके पास। तो अब अभियोजन क्या चाहता है, इसका मुकदमा यहाँ पे लड़ा जाए, इस मजिस्ट्रेट की कोर्ट में आना चाहिए, जहां पे ये बंदा रह रहा था, जहां पे इसका अस्थायी निवास था। ठीक है, तू कहेगा यहाँ के कोर्ट में कर लो। तो अभियोजन पक्ष इस धारा में बताए गए किसी सिद्धांत का अगर लाभ लेना चाहता है, तो वो उसे उस प्रकथन करना होगा कि अपराध उन परिस्थितियों में किया गया था जो इन नियमों में उल्लिखित है, यानी कि आधा यहाँ किया गया था, आधा वहां किया गया था। तो जुरिस्डिक्शन आपके पास दोनों है, तो आप दोनों में से कहीं कर सकते हो। फिर कह रहा है कि साहब ये चालू रहने वाला अपराध है, तो ये कई जगह हुआ, यहाँ पे भी हुआ, वहां पे भी हुआ, वहां पे भी। तो कहता है इसमें से जो आपको सुविधाजनक लगे उसको ले लो, क्योंकि सेक्शन 197 का जो पहला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ट्रायल या इंक्वायरीज जो भी हो वो आपके नजदीकी उसमें होना चाहिए, सुविधाजनक क्षेत्र में होना चाहिए। ठीक है, ये उसका कौन सिद्धांत है। तो अब बनी सी बात है कि भाई हम इंदौर में क्यों करवाएंगे, हम तो प्रयागराज में करवाएंगे ना। हाँ, तो पता चल गया, क्योंकि अब वहां पे लाभ लेना चाहता है। तो सिद्धांत हमारे पास तीन चार सिद्धांत बताया ना उसमें, कि अंशतः यहाँ हुआ, अंशतः वहां हुआ, तो आपके पास जुरिस्डिक्शन दोनों है। थोड़ा यहाँ हुआ, थोड़ा यहाँ हुआ, थोड़ा यहाँ हुआ, थोड़ा, आपके पास चार जुरिस्डिक्शन है, चार में से किसी को भी चूज कर लो। ठीक, बात समझ भाई। इन प्रैक्टिकल दिमाग कुछ खुला, नहीं खुला, कुछ आप समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, पक्का बोलो ना, बात में ना कहना कि शिकायत करो कि आया नहीं समझ में। अब इसमें देखो दो तीन बातें और होती हैं। कहता है कि अब वही बात है ना कि पहले में कि स्थान अनिश्चित है, यानी अपराध के स्थानीय क्षेत्र का अनिश्चित होना। तो अनिश्चित होना मतलब यहाँ पे हुआ कि वहां पे हुआ, आधा यहाँ पे हुआ, आधा वहां। तो फाइनली कहाँ पे हुआ कंफर्म, तो कहता है कि इस तरह की स्थिति में अपराध की जांच और विचारण ऐसे लोकल जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए जो उसके ऊपर जुरिस्डिक्शन रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। यहाँ पे स्थानीय क्षेत्र शब्द जो लोकल जुरिस्डिक्शन शब्द जो दिया है, या लोकल एरियाज शब्द जो दिया है ना, उससे मतलब भारत के टेरिटरी के अंदर है, विदेश के अंदर नहीं है, यानी विदेशों का जुरिस्डिक्शन नहीं है, भारत का इंटरनल टेरिटोरियल एरियाज है। ठीक है, विदेशों का इसमें शामिल नहीं है इस सेक्शन में पर्टिकुलर। मध्य प्रदेश बनाम केपी घिया का एक केस था। मध्य प्रदेश, इसको कर दे, इरेज कर दे, समझ में आ गया? फिर जहां जरूरत हो बना लेंगे फिर। मध्य प्रदेश बनाम केपी घिया, एमपी वर्सेस केपी घिया। केपी घिया, इसमें मामला क्या था कि न्यास भंग, न्यास भंग समझ रहे हो ना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब अगर मान लो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो आपका पैसा हमको ए प्लेस पर मिला। ठीक है, यानी इलाहाबाद में हमने आपसे कुछ पैसा लिया आपका कुछ काम करने के लिए, लेके भाग गए, है ना, और उसका खर्चा हमने डी नामक प्लेस पर किया, यानी देवरिया में किया। इलाहाबाद में लिया हुआ पैसा या कोई भी चीज जिसका हमने बेईमानी पूर्ण तरीके से प्रयोग देवरिया में किया, तो अब बताओ इसमें जुरिस्डिक्शन क्या होगा? इसमें जुरिस्डिक्शन क्या होगा?
या किस मजिस्ट्रेट को इसमें जुरिडिक्शन होगा? इसमें किस मजिस्ट्रेट को जुरिडिक्शन होगा? हाँ, खर्च कर दिए। अभी क्या बोले कि आधा यहाँ हुआ आधा वहां पे हुआ, यहाँ पे लिया वहां पे खर्च, है तो दोनों में जुरिडिक्शन। ठीक है, दोनों न्यायालय को है। लेकिन अब जब आपका कोई पैसा लेके भागेगा तो एफआईआर वगैरह कौन करवाएगा? खर्चा करने वाला, मैंने देवरिया में खर्चा किया है, वो बताएगा क्या आपको कि मैंने कहाँ खर्चा किया है? तो आपने कहाँ पे किया? इलाहाबाद में। जब वो पकड़ा जाएगा तो बताएगा, तो पूछेगा पुलिस वाला, कहाँ इसको कहाँ रखे हो या कहाँ खर्चा? बोला साहब देवरिया मैंने खर्चा किया है इसको। देवरिया भी बन सकता है, तो बन सकता है दोनों। ठीक है, दोनों जुरिडिक्शन, जहां पे रिसीव किया गया और जहां पे डिस्पेंस किया, खर्च किया। यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, जहां पे आपको, अब जैसे मान लो कभी कभी होता है, इलाहाबाद से लेके भागा, मूल्यवान प्रॉपर्टी है, अब आपने पता किया कहाँ जा सकता है, पीछा किया, दौड़ते दौड़ते भागते भागते वो देवरिया पहुंच गया, आपको ये पता चला इस सीमा से ही गायब हो गया, तो अब आप भी तो पीछे गए ना। अब आप वहां पे मान लो पकड़ लिए उसको, दूसरे दिन तीसरे दिन, जब तक वो खर्च कर चुका था, तो अब आप एफआईआर कहाँ करोगे? देवरिया में करोगे। तो ये सिचुएशन पे है, नहीं आपके पास। अब ये नहीं, देवरिया वाले ये नहीं कहेंगे आप अपने जाइए, ठीक है, क्योंकि उनके क्षेत्र में भी अपराध शुरू यहाँ हुआ था, वहां पे था। जैसे आपका ट्रक चोरी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, रात में आपका ट्रक चोरी हो गया, सुबह आप देखे हमने मेरा ट्रक कौन ले गया, पूछा पाछा, ड्राइवर भी सो रहा है, सब कुछ है, ट्रक गायब है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? एफआईआर करोगे, पुलिस से सहायता लोगे। ठीक है, अब अगर मान लो आपने सर्च करते करते, ट्रेस करते 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 उसको रायबरेली में पकड़ लिया, और रायबरेली में वो मिल रहा, उसके सारे टायर खुल गए, तो उसमें कुछ नहीं बचा, जो इंपॉर्टेंट है टायर बैटरी ये वो सब उठा लेंगे। अब एक एफआईआर तो आपने यहाँ पे लापता होने की, गुम होने की लिखाई थी ना, वहां पे कौन सी एफआईआर कराओगे आप? हाँ, सब उसका एक एक चीज उसका। हाँ, 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 सब, हाँ। हम्म, हम्म, वहां पे भी हो गया। तो जुरिडिक्शन दोनों है। अब अभियोजन क्या चाहता है, तो अब मालिक चूंकि यहाँ का है, कौशाम्बी का है या फतेहपुर का या इलाहाबाद का है, तो मालिक क्या चाहेगा? रायबरेली जाए मुकदमा लड़ ले, वो कहेगा साहब इसको। हाँ, उसमें से नहीं। तो नहीं, उसको जुरिडिक्शन दोनों है। अब अभियोजन पक्ष क्या चाहता है, यहाँ ले ले या वहां ले। ठीक है, फिर दूसरी बात कहता है कि अपराध को अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे स्थानीय क्षेत्र में किया जाना। तो इसमें भी वही है कि इसमें केस था मंगलदास बनाम महाराष्ट्र राज्य, मंगलदास बनाम महाराष्ट्र राज्य का केस था। इसमें यह कहा गया कि यदि किसी अपराध का को एक न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रारंभ किया जाता है। अब आप बार बार ये सोच रहे हो कि न्यायालय की अधिकारिता, स्थानीय अधिकारिता के अंदर, तो अब न्यायालय का मतलब ये हुआ कि सेशन कोर्ट जिस जिले में होगा सेशन कोर्ट होगा। ठीक, फिर उससे उसमें थाना का होगा, तो उसका जुरिस्डिक्शन तो उस न्यायालय को है ना, जैसे अभी एसएजीएम थर्ड बताए थे, विभूति खंड वाला लखनऊ वाला, तो वो उसके क्षेत्र में है, उसके न्यायालय के क्षेत्र, यानी कहने का मतलब न्यायालय का अस्तित्व हमेशा रहता है, वो बना रहता है। तो न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रारंभ किया जाता है और उसे किसी दूसरे न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर संपन्न किया जाता है अपराध। शुरुआत यहाँ पे हुई, पूरा वहां पे। तो ऐसे अपराध में विचारण इन दोनों में से किसी भी न्यायालय द्वारा किया जा सकता। ठीक है, अंशता वाले में भी, अगर फिर अपराध चालू रहने वाले में,
अपराध चालू रहने वाला हो तो वो एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में चालू रहता है, अभी मैंने शुरू में बताया था। तो इसमें वैध पासपोर्ट के बिना यात्रा करना, किसी अपराध का षड्यंत्र करना, किसी अपहरण, चालू रहने वाले ये अपराध होते हैं। अपहरण, वैध पासपोर्ट के बिना यात्रा करना, अपहरण, व्यापहरण नहीं आता। व्यापहरण चालू रहने वाला अपराध नहीं है, कल भी बताया था ना। किडनैपिंग होता है, व्यापहरण। हाँ, अपहरण जो होता है वो एबडक्शन होता है, एबडक्शन होता है अपहरण, ठीक है। हाँ, हाँ, अपहरण जो है वो, एबडक्शन जो है वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस, ठीक है। बात समझ में। अब इसमें देखो एक प्रॉब्लम देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इसमें सुजाता मुखर्जी का केस है इसमें, उसी पे ये प्रॉब्लम बेस्ड है। सुजाता मुखर्जी बनाम प्रशांत कुमार मुखर्जी, इसमें चालू रहने वाले अपराध को एक स्थानीय क्षेत्र में किया गया था, एक से अधिक स्थानीय क्षेत्रों में किया गया था। पत्नी ने, पुरानी आईपीसी, पत्नी ने 498 ए, अब 498 ए कहाँ गया? 82 में 498 पक्का। 498 ए, एराम कहाँ पे? 498 ए, सुचिता 95 में कहाँ पे? सर। 95, सॉरी 85। 82 है ना? 85, पांच 85। 506 323, यानी पत्नी ने 498 ए पुराना, 506 323 धारा के अंतर्गत अपने पति, सास ससुर और 2 ननंद, ठीक, यानी कि पति भी गया, सास ससुर भी गए और 2 ननंद, सिस्टर इन लॉज के खिलाफ उसने कंप्लेंट किया परिवार की। उसके द्वारा ससुराल गृह में दहेज की मांग की गई, दुर्व्यवहार, अपमान, तिरस्कार और जिल्लत भरी जिंदगी का उसने वर्णन किया। पति के विरुद्ध उसने ये स्पेसिफाइड स्टेटमेंट किया कि वो उसके माता पिता के घर गया था, यानी अपने ससुराल गया था, और उसने वहां पे हमारे माता पिता पे हमला किया, यानी अपने सास ससुर पे हमला किया। अब यहाँ पे बताइए कि जुरिस्डिक्शन कौन सा होगा? यहाँ पे जुरिस्डिक्शन कौन सा है? जहां जाकर उसने ऑफेंस किया है, ठीक है। उसने एफआईआर तो अपने ससुराल में ही रहते हुए मान लिया करवा दी हो, तो ससुराल में हो गई एफआईआर। लेकिन अब उसने जाके जहां पे एक्ट किया, किसने? पति ने। तो कहाँ पे किया? उसके मायके में किया जाके, तो उसका मायका, उसका जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब कि उस स्थान का मजिस्ट्रेट भी उस कंप्लेंट को ग्रहण करने के लिए सक्षम होगा, भले ही वो पत्नी ही जाके करवाए। पत्नी ने ही जाके करवाया कंप्लेंट की, मेरे पति आए थे, मेरे माता पिता को मारा, अब वो उस जुरिस्डिक्शन में जाके रही है, अपने मायके वाले में। एक उसका उसके ससुराल वाले में है, ठीक है। तो दोनों को बाद में क्लब कर दिया जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? फिर इसके बाद एक और भी था, हरवंश लाल बनाम हरियाणा राज्य का। इसमें षड्यंत्र का मामला था। षड्यंत्र में अमूमन ये होता है कि तस्करी का सोना पाकिस्तान से हरियाणा आया,
और हरियाणा के बहादुरगढ़ नामक स्थान पर रखा गया। उसके बाद वो अमृतसर गया, अमृतसर से रोहतक गया, रोहतक से फिर वो बहादुरगढ़ तक लाया गया। तो फिर अंबाला से भी गुजरा वो। तो क्या यहाँ पे अंबाला के न्यायालय को उस अपराध के विचारण की अधिकारिता है या नहीं है? कंटिन्यूटी षड्यंत्र है तो वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, तो जहां जहां जाएगा वहां अंत में पकड़ा गया वो अंबाला में, वो माल पकड़ा गया अंबाला, तो अंबाला के कोर्ट को हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब अपराध का निर्माण विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर हुआ हो। तो कई कार्यों से मतलब यहाँ पे ये है, जो डी है उसका सब क्लास डी, धारा 100 पुराना 178 का, 78 है ना, 79 है। कौन सी धारा? 178 पुराना, उसका डी ऑप्शन देखिए क्या कहता है। डी उसका सब क्लास डी क्या कहता है, जहां, हाँ 78, 178 देखो ना, पुराना मतलब 178, अब वाला अब 198 होगा। ठीक है, आपका 198 का डी देखो है, दिया है ना, क्या दिया है? हाँ, सेवरल एक्ट्स जहां पे कंसिस्ट एक जगह कंबाइंड हो रहे हैं। तो वहां पे श्यामजी बनाम इम्परर के केस में, श्यामजी बनाम इम्परर, श्यामजी बनाम इम्परर, इसमें यह कहा गया था कि एक कूटकृत रसीद, कूटकृत रसीद समझ रहे हो ना, कूटकृत, कूटकृत रचना, फोरफीट है, कूटकृत रसीद, चंदा लेने वाले फर्जी रसीद बनवा लेते हैं ना, किसी मंदिर के नाम से, किसी मस्जिद के नाम से, किसी संस्था के नाम से, किसी मदरसे के नाम से, है ना। अब एक रसीद का निर्माण ए नामक स्थान पर होता है, 4 फीट, इलाहाबाद में छपवा लिया, इलाहाबाद में हमने कूटकृत रसीदें छपवा, उसको प्रयोग में लाने के लिए हमने महाराष्ट्र भेज दिया। कहाँ भेज दिया? महाराष्ट्र के, अब कोई भी जिला जहां पे भी मिलेगा वो जिला होगा, पूना हो गया, चंद्रपुर हो गया, नागपुर हो गया, कोई भी जिला हो गया, खा नामक स्थान पर वो भेज दिया गया। अब वो वहां पे पकड़ा गया। तो अब कूटकृत रसीद देने का कार्य दोनों स्थान पे हुआ, एक जगह बन के दी गई, एक जगह काट कर दी गई। तो अपराध तो दोनों जगह पे राइज हो गया ना, अपराध तो दोनों जगह पे राइज हुए ना, एक जगह काट कर दिया गया और एक जगह बना कर दिया गया, तो गलत तो दोनों जगह हुआ ना, अपराध तो दोनों जगह हुआ। तो दोनों में से किसी भी स्थान पे आप अपना कर सकते हो। ठीक, आई समझ में बात की नहीं आई? अब अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला, जहां कार्य किया गया और जहां परिणाम निकला। क्योंकि धारा जो 197 थी वो तो सामान्य है ना, उसने उसने सबको बताया है कि आपका कहाँ पे होगा, आपका कहाँ पे होगा, नहीं वो मास्टर की है। 197 क्या है, वो मास्टर की है कि वो बता रही है कि भैया मैं तो सामान्य आदमी हूँ,
और जैसे कोई भी चीज जब सामान्य होती है तो उसका इस्तेमाल हर आदमी करता है ना। जैसे सार्वजनिक कोई चीज होती है तो इसका इस्तेमाल चाहे जो करे, सबके लिए है ना। तो अब जितने भी धारा है इसमें सब में मामूली स्थान कौन सा होगा, तो वो हर एक चीज को बता रहा। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि अपराध वहां पे विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला। तो इसमें इस धारा का उद्देश्य है कि ऐसे अपराध की जांच और विचारण के लिए न्यायालय का निर्धारण करना इसलिए अपराध है क्योंकि वो किसी की गई बात के और किसी निकले हुए परिणाम के कारण वैसा माना गया है। इस तरह की स्थिति में ऐसे अपराध की जांच विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसी बात की गई हो और परिणाम निकला हो। फॉर एग्जाम्पल देख लो, इसमें फॉर एग्जाम्पल दो या इसको प्रॉब्लमेटिक सवाल में डालो। हम आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं, आप इसको बताओ क्या होगा यहाँ पे। बेसिक मैंने आपको दे दिया है, अब आप यहाँ पे प्रॉब्लम में। एक चा नामक व्यक्ति है को का नामक, ये व्यक्ति है, पर्सन है, और इसको का नामक न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर क्षति के भय में डाला गया। क्षति के भय में डाला गया। मान लो विभूति खंड में इसको डराया गया कि बेटा देखो तुमको मार दिया जाएगा, और भय के परिणाम स्वरूप उसने इलाहाबाद के कर्नलगंज थाने में कहा गया कि बेटा तुम इस तारीख तक अगर अपने घर के कागजात नहीं दिए तो तुमको गोली मार दी जाएगी। उसका घर इलाहाबाद में था, वो डराया, वहां गया, कागज लेने वो इलाहाबाद आ गया, और उस डर के मारे उसने कागजात, उसने इलाहाबाद में उनके बंदों को, या जैसा भी होता ना, फिरौती में कैसे होता है कि यहाँ पे रख देना, हमारा आदमी जाएगा वो उठा लेगा, यही होता है ना। तो डराया गया कहाँ पे, विभूति खंड थाना क्षेत्र में। पेपर आके कहाँ पे वो सौंप रहा है, प्रयागराज। तो कार्य कहाँ पे हुआ, परिणाम कहाँ पे निकला, कार्य निकला लखनऊ में, तो कार्य हुआ प्रारंभ वहां पे और परिणाम निकला, तो उसको दोनों जुरिस्डिक्शन तो किसी में भी वो। फिर दूसरा एक प्रॉब्लम देख लो, चा नामक व्यक्ति है, इसको मारा गया भदोही में, घायल कर दिया गया। उसकी मौत हो रही है प्रयागराज, इलाहाबाद, इलाहाबाद के हॉस्पिटल में। तो इसके आपराधिक मानववध का विचारण कहाँ पे होगा, किस न्यायालय में होगा, भदोही के न्यायालय में होगा या प्रयागराज के। हाँ, फिर से गाड़ी पीट कर भदोही में पीट पाट दिया गया, बेहोश हो गया, एसआरएन में लाया गया, इमरजेंसी वार्ड में रखा गया, 24 घंटे जिया, उसके बाद मर गया। तो उसका विचारण किस कोर्ट में हो सकता है, दोनों में से, दोनों जुरिस्डिक्शन उसके पास। नहीं समझ में आ रहा, कार्य कहाँ पे हुआ, भदोही में, परिणाम कहाँ पे निकला, हरियाणा। जो दोनों जुरिस्डिक्शन उसके पास। ठीक, क्लियर हो गया। तो धारा 200 देखिए, जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण, धारा 200,
और अब पढ़ लेना, कल मैं बता दी, तब आज इंग्लिश में नहीं पढ़ूंगा आज आपको। कल इंग्लिश में पढ़ दिया था सब, नहीं पढ़ा था। तो आज समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आज समझती चलो अपनी बात। ठीक है। जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध है, वहां विचारण का स्थान। जैसे कहते हैं कि काजल की कोठरी में अगर घुसोगे तो सफेद कपड़े में काजल जरूर लगेगी, है ना। कोयले की कोठरी में, काजल की कोठरी में। तो इस धारा, अब देखो अंतर है, आप लोग समझ नहीं पा रहे होगे, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए बताओ। उनको लग रहा हो कि ये तो सब वही बात हो रही है, सर वही बात कर रहे हैं, वहां पे होगा तो वहां पे होगा, जो जुरिडिक्शन होगा यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो कहता है कि जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित होने के कारण, यहाँ पे संबंधित होने के कारण। अब जैसे चोरी हुई आपके घर में, हो गई, होना नहीं चाहिए, हो गई, तो एसी फ्रिज सब उठा ले गए। आप जब आए आपको पता चला, या सुबह जब उठे तो पता चले फ्रिज कहाँ, ये कहाँ, वो कहाँ चुरी। अब फ्रिज वाले क्या करेंगे, फ्रिज ले जाके अपने घर में रख लेंगे। रखेंगे? कोई चोर अपने घर में रखेगा? रख लेगा? बेच दे। तो जहां कार्य अन्य अपराध से संबंधित, तो चोरी एक अपराध है। अब उस अपराध से संबंधित होने के कारण वो व्यक्ति भी अपराधी होगा, कौन? जो उसको चोरी का माल खरीद रहा है, वो भी चोरी है। तो कहता है कि चोरी अपने आप में एक अपराध है, और चुराई गई वस्तु को प्राप्त करना अथवा उसे अपने पास रोक के रखना। यार दोस्त लेके आया चुरा के, और क्या यार रखे रहो तुम, हम कल आके ले जाएंगे, तो वो भी अपराध है। ठीक है ना। तो चोरी नामक अपराध से संबंधित होने के कारण अपराध। इस तरह से जो चुराई हुई वस्तु को लेने, अपने पास रोक कर रखने के आरोपों की जांच और विचारण उन ऐसे न्यायालयों द्वारा भी किया जा सकता है जिनकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर माल चुराया गया था, प्राप्त किया गया था, या उसको रोक कर रखा गया। बात समझ में आई? चुराया गया इलाहाबाद से, रोक के रखा गया प्रतापगढ़ में, बेचा गया जाके रायबरेली में। तो तीनों जिलों में उसको जुरिस्डिक्शन। अब आ गया समझ में धारा? फिर 201, 201 देखिएगा, अपना पढ़ते रहिए, उसमें मैं आपको इसका, इसमें अल्टरनेटिव, इसमें अल्टरनेटिव आपको जुरिस्डिक्शन दिया जाता है। अल्टरनेटिव मतलब विचारण के लिए एक वैकल्पिक स्थानीय क्षेत्र, इसको उसमें डाल देना ऑप्शनल जुरिस्डिक्शन। वैकल्पिक ऑप्शनल होता है ना, ऑप्शनल जुरिस्डिक्शन। उस धारा को 201 में लिख देना ऑप्शनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है। डकैती, शहीद हत्या है ना, और क्या है? अभिरक्षा से भाग जाना।
अब जैसे मान लो नैनी से इलाहाबाद के सेशन कोर्ट में अपराधी को लाया जा रहा है, ठीक। अपराधी नैनी पुल से कूद के भाग गया, स्कैप कर, तो वो पकड़ा जा रहा मिर्जापुर में, दोबारा पकड़ा जा रहा वो मिर्जापुर। तो यहाँ पे किस न्यायालय को स्थानीय अधिकारिता के अंदर जांच और विचारण किया, पाया। जहां पे पहला तो ये कि जहां पे उसने एक्ट कमिट किया तो नैनी वाले क्षेत्र में किया था, पुलिस वाले ले जा रहे थे पेशी पे, भाग गया छोड़ के, अब पकड़ा जा रहा है वहां पे मिर्जापुर में। तो जुरिस्डिक्शन दोनों आपके, जहां पे पकड़ा गया, अब ऑप्शनल है, आप यहाँ करोगे या वहां करोगे, ठीक है। विकल्प है आपके पास, व्यापारण और अपहरण के अपराधों में जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई व्यक्ति व्यपहृत या अपहृत किया गया है, ले जाया गया है, छिपाया गया है, निरुद्ध किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ले जाया गया है इससे मतलब ये नहीं पुलिस वालों ने ले गया है, यानी कि जो अपहृत, जिसने अपहरण किया था वो ले गया है। आपका अपहरण हुआ, आपको पहले रखा गया चित्रकूट में, फिर रखा गया बांदा में, फिर रखा गया हमीरपुर में, फिर ले गए गाजीपुर में, फिर पकड़े गए आप इलाहाबाद में। तो कितना जुरिस्डिक्शन हो गए, तो अब इनमें से कोई एक चूज कर लीजिए, ठीक है। तो चोरी और लूट वाला भी यही है कि जहां पे अपराध किया गया है, जहां पे चुराई हुई संपत्ति आपको मिली है, और जहां पे कब्जे में, ठीक है। आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यासभंग में भी ये क्या है कि जिस अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है उस संपत्ति का कोई भाग अभियुक्त द्वारा प्राप्त किया गया है, कोई भाग प्राप्त किया गया, रखा गया है, लौटाया गया है, या उसका लेखा जोखा दिया गया है, ठीक है। तो उन सब जगहों में से किसी भी जगह में आप कर सकते, ठीक है। बात समझ में आ गई ना, प्रैक्टिकली अब समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पत्रों आदि इलेक्ट्रॉनिक उसके द्वारा किया गया। तो कभी कभी होता है कि कुछ मामलों में जैसे द्विविवाह होता है, बाइगेमी, तो द्विविवाह से संबंधित जो एक्ट होगा वो कहाँ पे होगा, यानी विचारण और उसका अपराध की जांच और विचारण केवल उसी स्थान पर किया जा सकता है जहां पर अपराध किया गया था, यानी कि दो विवाह जहां पे संपन्न हुआ था, ठीक है। और ये तो पहले वाले के साथ हो गया, दूसरे में ये है कि दूसरा जो जुरिस्डिक्शन होगा वो वहां पे होगा, पहला तो जहां पे उसका दुर्विवाह हुआ वो तो होगा ही होगा, दूसरा वो वाला स्थान होगा जहां पर जिसने दुर्विवाह किया है उसके प्रथम विवाह की अपनी पत्नी या पति के साथ अंतिम बार जहां पे निवास किया, ठीक है। अपनी पत्नी या पति के साथ जहां पे अंतिम बार निवास किया, या अपराध कारित होने के बाद प्रथम विवाह की पत्नी जो है उसने परमानेंट अपना स्थान बना लिया। मतलब कि दूसरा विवाह आपने किया तो एक तो आपका जुरिस्डिक्शन वो हो गया,
दूसरा ये होगा कि जहां पे आप अपनी पहली पत्नी के साथ अंतिम बार देखे गए, अंतिम बार रिजाइड किए, वो हो गया। तीसरा वो होगा कि जहां पे दूसरा विवाह करने के बाद पहली पत्नी तो आपके साथ रहेगी नहीं, वो भाग गई अपने मैके, तो जहां पे अब वो मैके में रह रही है तो वहां पे भी जुरिस्डिक्शन एराइज हो। ये 3 जुरिस्डिक्शन में से कोई भी जुरिस्डिक्शन आप इस्तेमाल। ठीक। यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध, जब कोई अपराध किसी यात्रा या जल यात्रा में किया जाता है, तब कभी कभी ये जानना कठिन होता है कि वो यथार्थता किस न्यायालय की अधिकारिता में हुआ है, किया गया। अतः जांच या स्थान के निर्धारण में संदेह, असुविधा और कठिनाइयां हो सकती हैं। इस धारा का उद्देश्य जांच और विचारण के लिए वैकल्पिक स्थानों की व्यवस्था करके इन्हें संदेहों की, असुविधाओं और कठिनाइयों का निवारण किया गया। बस इतनी सी बात लिख दी। अब इसमें समझ में आ रहा है क्या क्या है? तो वही कल जो मैंने बताया था आपको, यात्रा और जल यात्रा के दौरान आपका जुरिस्डिक्शन कहाँ पे होगा, तो उसमें भी वही है कि भाई, हाँ, जहां जहां पे आप, ठीक है। 204 एक साथ विचारण, ये भी हो गया था आपका, कल समझ में आ गया था। एक साथ विचार, इसमें भी कोई इलस्ट्रेशन है। विभिन्न सेशन खंडों के मामलों में, कल हो गया था ना, उच्च न्यायालय के क्षेत्र में है, यानी ये राज्य सरकार को शक्ति देती है कि एक ऐसी असाधारण शक्ति जिसका प्रयोग लोकहित में किया जाना आवश्यक है। जैसे कोई अपराधी है और उसका विचारण सही तरीके से या इंक्वायरी सही तरीके से इलाहाबाद में नहीं हो सकती, तो राज्य सरकार कहेगी ऐसा करो, इनका मामला जो है वो दूसरे जिले में ट्रांसफर करो, तो ये राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है, वो ट्रांसफर कर सकते। 206 में क्या है कि संदेह हो गया है कि ये मामला उच्च न्यायालय के किस जिले के अंतर्गत आता है, तो अगर वो दोनों जिले जहां पे कंफ्यूजन हो रहा है कि आपके क्षेत्राधिकार में कि हमारे क्षेत्राधिकार में, एक ही हाई कोर्ट के अगर आप डायरेक्शन में हो, एक अधीन हो, तो उसमें से जहां पे फर्स्ट एफआईआर या फर्स्ट प्रोसीडिंग हुई होगी उस जिले की मानी जाएगी। और अगर दो जिले अलग अलग हैं और वो दोनों जिले दो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में है, तो वहां पे भी जहां पे पहली बार आपका कार्रवाई प्रारंभ की गई है उस हाई कोर्ट के अंतर्गत वो मामला देखा जाए। ठीक है। ठीक। आया समझ में? नहीं आया अपर्णा? आ गया। 207 ये भी हो गया था, स्थानीय सीमा से परे। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को ये शक्ति होती है, ठीक है, कि अगर कोई व्यक्ति का मुकदमा कहीं चल रहा है, वो व्यक्ति, हम पाया जाता है कि वो व्यक्ति अपने मूल स्थान पे पहुंच चुका है और वहां पे मुकदमा फेस नहीं कर रहा है, तो वो कोर्ट हमें सूचना भेजेगी, या नहीं भी भेजेगी तो हम स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं। इस व्यक्ति का मुकदमा है, तो ये व्यक्ति वहां पे जा क्यों नहीं रहा है, अगर किसी ने एंटी पार्टी अप्रोच कर देगी कि भाई साहब देखिए ये इसका मामला वहां पे चल रहा है, ये जा नहीं रहा, इसको गिरफ्तार करवाइए नहीं तो बवाल हो जाएगा, मान लो उससे समाज को खतरा है, तो वो क्या करेगा, समन या वारंट जारी करेगा और कहेगा आप हमारे सामने आइए, आपका मुकदमा फला जगह पे चल रहा है। बोलेगा साहब हाँ चल रहा है, उपस्थित क्यों नहीं होते वहां? बड़े साहब कहता ठीक है, फला तारीख लगी है, फला तारीख में उस न्यायालय के सामने हाजिर हो जाना, और उसके लिए तुम जमानत दे दो हमको। जमानत ले लो, जमानत लेने के बाद उसको रिलीज कर देगा, कहेगा उस तारीख पहुंच जाना वहां पे, नहीं पहुंचता है तो जमानत समाप्त, और दोबारा फिर उसको पकड़ के कहेगा इसको अंदर करो। मुझे समन भी है वारंट भी है, तो समन में तो वो कहेगा ठीक है पहुंच जाना, लेकिन अगर वारंट है तो, वारंट में अगर दो तरह के वारंट होते हैं, वारंट दो तरह के होते हैं। एक में ये होता है कि भाई
ठीक है, आप इस तारीख में हाजिर हो जाना, आपको वहीं पे जमानत दे देगा। एक होता है कि नहीं, इसको पकड़ के लेके आओ, पकड़ के लेके आओ, जेल में डालो, उसके बाद जब तारीख हो तो वहाँ ले जाना। ठीक है, तो जो प्रिजन वैन में आते हैं ना बहुत से कैदी, वैसे ही होते हैं। ठीक है। हम्म। अब और क्या, अब उसमें कुछ, अब उसमें कुछ और थोड़ी कुछ होता है ना। अब वो मतलब उसमें बहुत से कोई चेन छीनने वाला भी हो जाता है, क्यों अपराध, कोई गलत तरीके से भी किसी को फंसा दिया जाता है। नहीं, आप बताए तो। हाँ। और दोस्त कहाँ है, चलो चलते हैं। हो जाता है, विचुअल हो जाता है। अब भारत के बाहर किया गया अपराध, भारत के बाहर किया गया, भारत के किसी नागरिक द्वारा, चाहे खुले समुद्र में या अन्यत्र। अब वही बात जो कल समझाए थे, यहाँ पे भी ये सेक्शन भी उसमें इन्वॉल्व होता था। ठीक है, धारा 208, किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत पर या विमान पर किया जाता है, तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध किसी ऐसी कार्रवाई की जा सकती है मानो वो अपराध भारत के अंदर किया गया है जहां वो पाया जाता है। और उसके ऊपर जो भी होगा वो, एक ही अपराध के लिए दो विभिन्न स्थानों पर जांच या विचारण का कार्य ना प्रारंभ किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन के बाद ऐसा हो। ठीक है। हाँ, भारत को, फर्स्टली भारत को, जहां पे अपराध जो रजिस्टर्ड है, जो झंडा लगा हुआ है, ठीक है, वो किसका होगा, जिस देश का होगा उसका होगा। अब उस पर कोई भी नागरिक किसी की भी हत्या करे, कुछ भी करे, वो उसका जुरिडिक्शन माने। जैसे भारत का भूमि है ये, ठीक है, ये भूमि है, भारत की भूमि है, तो अब इस पे कहीं का भी कोई व्यक्ति या कुछ भी अपराध करेगा, जुरिडिक्शन करना लगे स्थानीय को। ठीक। अभी जो, जिस राष्ट्र का शिप होता है या जो उस पे फ्लैग लगा होता है, तो वो पानी में वो भूखंड माना जाता है उस देश का। ठीक है, समझो, इसीलिए एम्बेसी वगैरह भी, वो उतना भूखंड जो होता है वो, वहां पे उनका फ्लैग लगा होता है। बाकी और कहीं फ्लैग लगा तो बवाल हो जाएगा। हाँ, वो उतना उतना पार्ट जो है वो इंडिया का माना जाएगा। ठीक है, वहां पे कोई भी क्राइम कोई भी करे, चाहे इंडियन करे चाहे विदेशी करे, उसको जुरिडिक्शन हमारे देश को मानेगा। ठीक है। फिर इसमें भी है कि भारत से बाहर किए गए अपराधों का अगर साक्ष्य लेना है तो केंद्रीय सरकार की अनुमति से उस देश की सरकार से हम उस कोर्ट में भेज के ले सकते हैं। तो यहाँ पे केंद्रीय सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, कमीशन जारी भी कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर था। अब जुरिडिक्शन मेरे समझ में आ गया होगा अच्छे से। आ गया कि नहीं आ गया? अब मिल गया होगा कि क्या होता है। नोट्स कल परसों में आ जाएगा इंग्लिश वाला। चलिए आज उसके आगे का चैप्टर का बेयर देख लेते हैं, फिर कल उसका भी एक्सप्लेन कर लेंगे ना। तो क्योंकि ये चैप्टर मेंस में आते हैं तो फिर बच्चा उलझ जाता है। एक मिनट रुकना, दोबारा आप लोग ज्वाइन करना। ठीक है, दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा।